हेलो आप सब लोगों को। हम लोगों का भी सेट नंबर 22 का एक्सप्लेनेशन। अब आपका नया साल भी खत्म हो रहा है, सॉरी पुराना साल खत्म हो रहा है और नए साल का सेलिब्रेशन का टाइम आपके पास नहीं है जो लोग मेंस के एस्पिरेंट हैं। सो आप वर्कआउट करते रहो, नया साल तब मिलेगा आपके हिसाब से जब आपका रिजल्ट आ जाए। आंसर मैच करते हैं प्लीज। इसमें 45 का आंसर में बी है एंड मन करे तो आप कंप्यूटर को वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए। मैच करने के बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। प्रीडेटर का स्पेलिंग PRE सॉरी DATOR होता है। सो प्रीडेटर का स्पेलिंग में PREDA होता है। आक्रमणकारी, जो दूसरे पे आक्रमण करे अपने फायदे के लिए, उसको प्रीडेटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंस अरेंजमेंट। आप जरा ध्यान दो कि फर्स्ट सेंटेंस में ABCD सब दिया हुआ है। मतलब एक चीज इंडिकेशन बड़ा क्लियर होता है कि आपका फर्स्ट सेंटेंस चुनने में कंफ्यूजन है, तभी तो वो चारों अलग अलग किया हुआ है। लेकिन अगर आप देखो दीज मोमेंट्स ऑफ द कंसेप्ट, दीज लगने के चलते तुम्हारा बी कभी पहला सेंटेंस नहीं होगा। दिस मीन्स दैट सी तुम्हारा पहला सेंटेंस नहीं होगा। अब बाकी बचा डी और ए, और डी और ए अगर बचा हुआ है तो आपका ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आप इन दोनों ऑप्शन पे नजर डालिए। ए के बाद इन द कंसेप्ट यूनिवर्सैलिटी, particularity, individuality are understood as being immediately identical, और आइडेंटिकल की चर्चा यहां भी है एज इमीडिएटली आइडेंटिकल। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए और बी आएगा। ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है। मतलब अभी भी बात यही बोल रहा है कि तुम्हारा डी पहला कि ए पहला। लेकिन अगर आप देखो तो अभी एज ए कंसेप्ट इनकी चर्चा किया है तीनों की, जबकि यहां पे लिखा हुआ है द इंटर रिलेशन ऑफ यूनिवर्सैलिटी, पर्टिकुलरिटी, इंडिविजुअलिटी इज अदरवाइज इन जजमेंट। इज अदरवाइज बोलने का मतलब कि एक्चुअली समझाने के बाद वो बोला जाता है कि ये हमारे जजमेंट में होता है। लेकिन कंसेप्ट को चूंकि यहां पे एक्सप्लेन किया है, सो मेरे को ए को पहला लेना पड़ेगा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के तौर पे, एंड आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, ऑप्शन नंबर ए, हैव बीन पनिश्ड तो हैव पनिश्ड। द क्वीन वॉज अवेयर ऑफ द इंसोलेंट बिहेवियर ऑफ द लॉर्ड। सिनोनिम पूछा है। इंसोलेंट का मतलब होता है र्यूड, उदंड टाइप का, और सिनोनिम पूछा है तो वायलेंट और इंसल्टिंग में से तुमको र्यूड लेना है तो इंसल्टिंग लेना पड़ेगा। फ्रिवोलस अनइंपॉर्टेंट, वायलेंट मतलब उग्र, और इंसोलेंट का कॉम्बिनेशन होता है कर्टसी से, जिसमें शिष्टाचार ना हो, तो वो तुम्हारा इंसल्टिंग वाला। एंटोनिम अगर पूछा है डिनाइड का, तो डिनाइड का उल्टा इनकार करने का स्वीकार करना। अब स्वीकार करने के लिए तुम्हारे पास दो वर्ड है, एक एग्री और एक एक्सेप्टेड। लेकिन आपका जो चार्ज लिखा हुआ है कि उसने आरोप को डिनाई किया, तो वो तो एक्सेप्ट ही करेगा ना, एग्री तो नहीं करेगा। उसने एक्सेप्ट किया कि उसने गलती की है। एक्सेप्ट की जगह पे और भी अच्छा होता जब हम कन्फेस करते वर्ड को, लेकिन
जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें से, एग्री किसी काम को करने के लिए। हाँ, तुम्हारा इन कोल्ड ब्लड का मीनिंग पूछ रहा है। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कोई भी अपराध, पर्टिकुलरली मर्डर आदि करना सोच समझ के, बिना किसी आवेश में। हम अपराध, मर्डर को पर्टिकुलरली दो तरह से, हमको गुस्सा आ गया, हमने आवेश में किसी का कुछ कर दिया, तो ये फ्रेंजिड हो जाता है, ये इमोशनली चार्ज हो जाता है। लेकिन इन कोल्ड ब्लड, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी नाराजगी के अगर हम कर रहे हैं, इसका ठीक उल्टा हो जाता है। सोच समझ के, रिवेंज में, गुस्से में नहीं, दुश्मनी में नहीं। द सन राइज इन द ईस्ट का तो चेंज ही नहीं होगा ना, वो तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो तुम्हारा बी चला जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक कंजंक्शन भरने को दिया है, कंजंक्शन फिल करने के लिए, और कंजंक्शन में ये लिखा हुआ है कि हर स्कूल के अपने रूल्स होते हैं। दूसरा सेंटेंस, सारे अच्छे बच्चों को उसको फॉलो करना चाहिए। अब अगर आप बट लगाओगे तो बट का थ्योरी ये होता है कि दो ऑपोजिट मीनिंग के सेंटेंस से जुड़ेंगे। अगर आप सो लगाते हो तो पहला कारण है जिसका दूसरा परिणाम है। अगर आप और लगाते हो तो आप ऑप्शन देते हो, या तो ये नहीं तो ये, जबकि दो नॉर्मल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दे रहे हो जिसका दोनों का कनेक्शन है, बट दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आप एंड लगा रहे हो। सिंपल। हर विद्यार्थी को उसको फॉलो करना चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके रूल होते हैं इसीलिए फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। 9 नंबर क्वेश्चन, सिंपल आंसर है डी। ईडीएम, सीक्रेट का कौन सा मीनिंग? और सीक्रेट का मतलब होता है अंडर रैप्स। अंडर हैंड का मतलब बेईमानी भरा, डिसऑनेस्ट। अंडर द टेबल वही डिसऑनेस्टी, करप्शन वाले से जुड़ जाता है। एंड अंडर अ क्लाउड, संदेह के घेरे में। जब किसी पे मेरे को संदेह हो तो अंडर अ क्लाउड। अंडर रैप्स, सीक्रेट। द क्लोथ इज कोर्स टू टच। कोर्स मतलब होता है खुरदरा, छूने में ये कपड़ा खुरदरा है, तो इसका उल्टा सिंपल। अगर एंटोनिम देना है तो डेलिकेट, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, डेलिकेट वाला मीनिंग है। 12 में ए होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है था। नेक्स्ट, फिलर, होप्स ऑफ अ सेटलमेंट। हम सेटलमेंट की आशा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि इस डिस्कशन का परिणाम क्या निकलेगा। फाइंडिंग होता है जब आप कोई चीज इन्वेस्टिगेशन करते हो और उसका परिणाम निकलता है, उसको फाइंडिंग कहा जाता है। अगर आप ब्रेक थ्रू करते हो तो आपने कोई काम बहुत लंबे समय से करने का प्रयास किया और अचानक कोई सफलता मिल गई, दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू। रेजोल्यूशन, किसी विवाद का सुलझाना, और यहां विवाद नहीं है, डिस्कशन हो रहा है, तो उस डिस्कशन का क्या परिणाम निकलता है उसके हिसाब से आपका आउटकम चला जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वॉयज का स्पेलिंग देख लीजिए, VOYAGE, वॉयज। नेक्स्ट, आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपका on one bright day a famous traveler and writer from the west was listening to the group of Egyptians who described to him the wonders of the country. वो इजिप्शियंस को सुन रहा था। एक दिन एक ट्रेवलर वेस्ट का। अब फ्रॉम टाइम टू टाइम ही ग्लांस्ड एट द मैप इन हिज गाइड। समय समय पे वो अपने गाइड बुक में अपने मैप को देख रहा था, to make sure that he was following them accurately. ये श्योर करने के लिए वो उनको एक्यूरेटली समझ पा रहा है। All these efforts, ये सारे प्रयास, तो उसके पहले उसने प्रयास किया होगा, एक नहीं, एक प्रयास यहां दिया हुआ है,
बैक इन हिज रूम, फिर वो वापस अपने रूम में चला गया। ही सेट डाउन हिज फैक्ट्स एंड इंप्रेशंस, रूम में चला गया। पहले तो वो सुन रहा था, तो तुम्हारा आर नंबर कभी भी फर्स्ट इसके बाद नहीं जाएगा। इसको देखो, रिपीटेडली ही इंटरप्टेड विथ पर्टिनेंट क्वेश्चंस, और बार बार वो पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछ रहा था, मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस पूछ रहा था, और यही सारे एफर्ट्स हैं। तो पहले P, उसके बाद हम S डालेंगे। गेटिंग? वो रह के अपना मैप देख रहा था कि वो इनको ठीक से फॉलो कर रहा है। उसके बाद वो उनसे क्वेश्चन भी पूछ रहा था, और ये सारे एफर्ट्स उसके गोल पे थे कि वो एक अच्छी किताब लिखना चाहता था इन सारी चीजों के बारे में। और जब रूम में वापस गया तो इन सारी चीजों को उसने अच्छे से लिखा। तो P और S एक साथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर में आप अगर ध्यान दें तो आपका इट इज ट्रू दैट स्टैंडर्ड हैज फॉलन इन जनरल सेक्टर, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस हैज इंक्रीज्ड। तो तुम्हारा ए के साथ तो डी बैठेगा ही बैठेगा। सही है कि स्टैंडर्ड सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर में, जनरल सेक्टर में गिरा है, और सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का बढ़ गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन है, क्वांटिटी बढ़ रही है, वो क्वालिटी की कीमत पे बढ़ रही है, मतलब सिर्फ संख्याएं बढ़ रही हैं, क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। तो अभी आप ध्यान दो, तो ए के साथ डी और उसके साथ सी का कॉम्बिनेशन, सॉरी, इन अ पीरियड ऑफ एक्सपेंशन इट इज इनएविटेबल। तो बी तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस, सॉरी अंतिम तो जा ही रहा है। तुम्हारा ए नंबर, जरा ध्यान दीजिए कि ए पहला या सी पहला। हम लोगों ने एक एक्सप्लेनेशन, मैंने अब अप्रोच गलत लिया, थॉट ले लिया, पहले ए की सी पहले, क्योंकि मेरे को काटना होगा। सम से दैट क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन इज अचीव्ड एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि क्वांटिटी बढ़ रही है क्वालिटी की कीमत पे। अभी आप इसको, ये और इसको देखो, इट इज ट्रू दैट, जब हम लिख रहे हैं इट इज ट्रू, ये बात सच्ची है कि, और ये सम से का मतलब कुछ लोगों का ओपिनियन है, तो पहले हम उसको स्वीकार करेंगे कि पहले हम ओपिनियन डालेंगे? पहले हम ओपिनियन डालेंगे। मेरा सी पहला आएगा, और सी के बाद हम ए को एक्सेप्ट करेंगे। सी के बाद हम ए को एक्सेप्ट करेंगे कि ये सही है कि जनरल सेक्टर में गिरा है, और सब स्टैंडर्ड सेक्टर्स का ये इट इज ट्रू बता रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस में नहीं, क्योंकि यहां पे दिया हुआ कुछ लोग बोलते हैं। तो सी पहले, ए बाद में, और आंसर इज ए। किसी पवित्र चीज का अगर हम उल्लंघन कर रहे हैं, उसको अगर हम अपवित्र कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सैक्रिलेज, जिसको प्रोफेनिटी भी बोलते हैं हम लोग। पिटेंस इज कॉल्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड पिटेंस, अच्छा वर्ड है। पिल्फरेज इज कॉल्ड चोरी, थेफ्ट। पिल्फरेज का मतलब थेफ्ट, चोरी। पिटेंस का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। और सैक्रिलेज, जब आप किसी चीज की पवित्रता को भंग करते हो, उसको उस एक्ट को सैक्रिलेज कहा जाता है। एक एरर है, आई एम कॉन्फिडेंट, और रूल ये है कि कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, और अगर प्रीपोजिशन आया ऑफ तो उसके बाद भी फोर आता है। कॉन्फिडेंट टू डू दिस नहीं, कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग दिस। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट अ फूल टॉम इज, कितना बड़ा मूर्ख टॉम है। और अगर बोले तो ऑप्शन नंबर एक्सक्लेम है ना, तो बी ही जाएगा ना।
बी जगह एक्सक्लेम्ड है क्योंकि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। द वैली इज फुल ऑफ फ्लावर्स ऑल द ईयर अराउंड। फ्रेज है यहां पे, फ्रेज होता है ऑल द ईयर राउंड, नॉट अराउंड, पूरे साल, ऑल द ईयर राउंड। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में आप यहां देखो, आपका पहला सेंटेंस सी सब में दिया हुआ है, सो नो प्रॉब्लम। सी में लिखा हुआ है आवर गोल इज टोटल फ्रीडम। ठीक है, हमारा गोल है टोटल फ्रीडम का। उसके बाद दो जगह बी, एक जगह ए और एक जगह डी। और आपसे उसके बाद पूछ रहा है इन दैट स्टेट ऑल्सो, उस स्थिति में भी वी कैन नॉट लिव इन द पास्ट, हम पास्ट में नहीं रह सकते। अब आपको पूरा मतलब इस सेंटेंस का नहीं भी समझ में आया हो तो यहां पे प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। वी विल हैव टू हैव अ कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमें प्रेजेंट और फ्यूचर का ध्यान रखना होगा। उस स्थिति में भी हम पास्ट का ध्यान नहीं रखते। तो डी के बाद तुम्हारा बी बैठेगा। अब डी के बाद अगर बी बैठेगा तो तुम्हारा आंसर ए और बी कैंसिल, सी और डी में से एक आएगा। एंड अगर आप डी के बाद बी बैठा रहे हो तो ए का पोजीशन आपसे पूछ रहा है कि आवर गोल इज टोटल फ्रीडम, हमारा गोल टोटल फ्रीडम है। एंड वी विल हैव टू, हमें ये काम कंस्ट्रक्टिव अपॉर्चुनिटी को पकड़ना होगा। उसके बाद फिर लिख रहा है हमें एक प्रेजेंट और फ्यूचर का। तो इन दोनों को हम बाद में कर देते हैं और इसको हम लोग यहां से सी को ले लेते हैं। हम ए को पहले सामने में ले आते हैं, हमें कंस्ट्रक्टिव अपॉर्चुनिटी पकड़नी होगी। नेक्स्ट, अभी आपके पास इस ग्रुप में सेंटेंस अरेंजमेंट काफी अच्छे लेवल पे दिए हुए थे। इस ग्रुप में अभी और थॉट पे, इस सेंटेंस में देखिए कंफ्यूजन होगा ए, बी और डी। डी में लिखा हुआ है दिस डी इम्फेसिस ऑन एकेडमिक्स। मतलब इम्फेसिस का मतलब होता है किसी बात पे जोर, और डी इम्फेसिस का हम उस बात पे जोर नहीं डाल रहे हैं, हम उसके महत्व को कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसके पहले डी इम्फेसिस, हम एकेडमिक्स पढ़ाई लिखाई को के महत्व को कम कर रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। डी तुम्हारा, इससे दो चीज होगा, डी तुम्हारा पहला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और अब बचा या तो ए नहीं तो बी। पीयर्स, पीयर्स मतलब हम उम्र लोग, आपके दोस्त आपके पीयर्स माने जाते हैं। रिडिक्यूल्ड सीरियस एकेडमिक कमिटमेंट, वो मजाक उड़ाते हैं आपके दोस्त। अगर आप एकेडमिकली पढ़ने लिखने में बहुत सीरियस हो, एंड इट वाज कंसिडर्ड बेटर इफ यू अपीयर्ड कैजुअल अबाउट स्टडीज, अगर आप पढ़ाई के मामले में कैजुअल हो, बोर्डम के बारे में बात करते हो, टीचर्स का मजाक उड़ाते हो, तो इसको अच्छा माना जाता है। और अगर आप ध्यान रखो तो बी के बाद डी आएगा, क्योंकि हम एकेडमिक्स को डी एम्फसाइज कर रहे हैं। तो अगर बी के बाद अगर डी देखो तो न यहां है न यहां है, तो तुम्हारा आंसर बी चला जाएगा। अगर तुमने बनाया है तो बहुत अच्छा बनाया है। यहां पे तो ग्रामर का एक रूल है कि इट इज टाइम लगे तो उसके बाद आने वाला वर्ब सब्जेक्ट के साथ हमेशा V2 फॉर्म में होता है। वी के बाद V2 फॉर्म आएगा इट इज टाइम के बाद का सेंटेंस में। तो ये ग्रामर के बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें ध्यान दीजिए, 700 वर्कर्स वर्क फॉर 10 years to dash the temple in Java to its former glory। यहां पे जो आंसर है वो इससे आपको ध्यान रखना है, उसके पुराने प्रसिद्धि वाले दिन में 700 लोगों ने 10 साल काम किया इस टेम्पल को पुराने वाले प्रसिद्ध मतलब अच्छी स्थिति में लाने के लिए।
और पुरानी वाली स्थिति में किस चीज को अगर आप ले जाते हो तो दैट इज कॉल्ड रिस्टोर। कंप्यूटर में भी रिस्टोर करते हैं, जो फाइल डिलीट हो गया उसको पुराने वाली स्थिति में ले आते हैं, रिस्टोर करते हैं तो वो पहले वाली स्थिति में चला जाता है, पहले वाली जगह पे। क्वेश्चन नंबर 25 का सी, डिड लगा हुआ है तो वेयर लगेगा, वाज वेयर से बनेगा। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहां ध्यान रखना कुछ हो सकता है किसी गलती हुई हो, इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, जिसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन करने को अलाउड होता है, ठीक है। इसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। टोटालिटेरियनिज्म का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति में, या इसका मतलब भी होता है बट ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिया हुआ है और वन पॉलिटिकल पार्टी, इसको तानाशाही शासन बोला जाता है। चाइना का जो सिस्टम है वो टोटालिटेरियन रहता। अब आप अगर ध्यान दो तो उत्तर कोरिया में इट इज टोटालिटेरियन, वन पर्सन इज होल्डिंग एवरीथिंग, बट इन चाइना अ पॉलिटिकल पार्टी इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ऑफ कोर्स जी जिनपिंग के वो साथ में हो रहा है, उनके हेडिंग में, बट दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। टोटलिटेरियन पर्सन से जुड़ा हुआ है, ये शासन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका जरा ध्यान दीजिए। इफ फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, प्रॉब्लम में अकर, आपका फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा? और फर्स्ट सेंटेंस में क्लियरली बॉस आदि के पहले आप डी को पढ़ के देखो। वी बिलीव दैट इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स टू बी ऑनेस्ट, ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है। मैनेजर को ऑनेस्ट होना चाहिए, क्लियर इन डिस्क्राइबिंग व्हाट अथॉरिटी इज आस्किंग, इज कीपिंग, वो कौन सा अधिकार अपने पास रख रहा है, एंड व्हाट रोल ही इज आस्किंग हिज सबऑर्डिनेट्स टू एज्यूम, और अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या रोल बोल रहा है करने को। वी बिलीव दैट। तो अगर तुम्हारा डी पहला जाएगा, क्योंकि ए में लिखा हुआ है मेनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बिटवीन बॉस एंड सबऑर्डिनेट, तो पहले बॉस एंड सबऑर्डिनेट के बीच में हम प्रॉब्लम पैदा करें कि पहले हम बताएं कि क्या जरूरी है, ठीक है। तो तुम्हारा डी फर्स्ट नहीं जाएगा, मैं बी को ए को काट लेता हूं। अब डी के बाद ए जाएगा कि बी जाएगा, ये आपको सोचना है। और आप जरा ध्यान दो, बी में लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स में अकर व्हेन द बॉस यूजेज अ डेमोक्रेटिक फैकेड, जब बॉस एक डेमोक्रेसी टाइप की बात करता है, मतलब आवरण अपने पास लेता है। इफ फॉर एग्जाम्पल, अब ये किसका एग्जाम्पल है? वो कोई डिसीजन खुद करना चाहता है, बट सबऑर्डिनेट ग्रुप गेट्स इंप्रेशन दैट ही हैज डेलीगेटेड हिज अथॉरिटी। डेलीगेट हिज अथॉरिटी मतलब अपना अधिकार किसी और को दे देना। तो डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारा बी और सी का आपस में कॉम्बिनेशन बैठेगा, बी सी बैठेगा, दोनों में है। अब ए का जगह पूछ रहा है और यहां पे रिलेशनशिप का प्रॉब्लम बता रहा है, और वो रिलेशनशिप क्यों होता है वो यहां दिया हुआ है। तो डी के बाद हमको ए डालना है और वो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को और फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। आपके, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बार के सेंटेंस अरेंजमेंट में अगर आपने अच्छा बनाया होगा तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल इंडिकेशन है। नेक्स्ट प्लीज। व्हेन आई सॉ हिम लास्ट, जब मैंने उसको देखा। यहां पे एक्चुअली ज्यादा हो गया है, यहां पे खाली रन को अंडरलाइन में डालना था। जब हम लोगों ने उसको लास्ट देखा, तो जब देखा उसको, तो अगर हम हैड रन, हैज रन करें तो वो तो दौड़ चुका है, तो हमने देखा क्या? दौड़ते हुए हमने उसको देखा होगा ना। जब हमने उसको आदमी देखा था तो बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि सब्जेक्ट के साथ टेलीविजन का प्रकोप है
कि आजकल हम लोग पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बार 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 मिलता है ये, तो हमारे दिमाग में भी सब्जेक्ट के साथ टू लगता हुआ है, लगा हुआ है। ये सब्जेक्ट ध्यान रखिए एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है अंडर द कंडीशन ऑफ, विषय नहीं, उस परिस्थिति के होने की संभावना, उसको बोलते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का मतलब, अच्छा मैंने बोला म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट, तो अगर सब्जेक्ट नाउन होता तो सब्जेक्ट्स बोलते हैं हम, क्योंकि नाउन के तौर पे सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, और उसके साथ लगता है ऑफ। ये सब्जेक्ट एडजेक्टिव है, उस परिस्थिति के अधीन, यहां पे विषय का मीनिंग है। लेकिन सब्जेक्ट का दो मीनिंग होता है, एक विषय होता है, एक टॉपिक होता है। इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में विषय के साथ ऑफ लगेगा और टॉपिक के साथ फॉर लगेगा। ये नॉवेल के लिए बड़ा अच्छा टॉपिक है, यहां विषय नहीं है क्योंकि दिस दैट स्टोरी की बात कर रहा है, टॉपिक। कम के साथ क्रॉस लगेगा, कम टू मतलब किसी के पास जाना, कम अक्रॉस का मतलब मुलाकात होना। यू कम अक्रॉस हिम ओनली इन क्राइम फिक्शन, सिर्फ तुमको उपन्यासों में, सिनेमा में आइडियल पुलिसमैन मिलता है, तुम उसके पास जाते नहीं हो। उसी तरह का इल्यूसिव मतलब नहीं मिलने वाला, आप खोजो भी तो नहीं मिलेगा, तो इक्वली ही डालेंगे ना, उतना ही इल्यूसिव, इल्यूसिव मतलब नहीं मिलने वाला, इज गुड पुलिसिंग, मतलब पुलिस का काम अच्छा हो, वो भी इक्वली इल्यूसिव है। An idea that even the best of criminal justice thinkers have found it difficult to define. उन्होंने आइडियल पुलिसिंग को डिफाइन नहीं उनको कर पाते। That is why in what is a chaotic world, एक अस्त व्यस्त दुनिया में, we have to reluctantly dash for an imperfect policeman. हमें इस दुनिया में एक imperfect policeman के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एडजस्ट दिया हुआ है, लेकिन एडजस्ट विथ होता है, और यहां लगा हुआ है फॉर। आप एडजस्ट सोचो, पे फॉर, डिसाइड फॉर नहीं जाता, सेटल फॉर, वो एडजस्ट का ही मीनिंग है, बट एडजस्ट के साथ विथ और सेटल के साथ फॉर। वी हैव टू सेटल फॉर एन इम्परफेक्ट पुलिसमैन एंड ऐसा सिस्टम, और वो तो बहुत सिंपल है, एन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तुमसे यहां पे दो वर्ड पूछा है, एक रिक्वेस्ट, और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें एक स्क्रॉनी का मीनिंग पूछा है, और इसमें लिखा है कि कौन सा वर्ड सिमिलर है मीनिंग में रिक्वेस्ट का, जो पैसेज में इस्तेमाल हुआ है। ध्यान रखिएगा, पैसेज में इस्तेमाल हुए वर्ड में से एक वर्ड का मीनिंग रिक्वेस्ट है, और वो तो प्लीड ही होगा। सॉन्टर का मतलब होता है इधर उधर भटकना, प्रोब का मतलब जांच करना, और नेप गर्दन के पीछे के भाग को बोला जाता है। और स्क्रॉनी का तुमसे मीनिंग पूछा है, देखिए यहां पे, देयर वाज जस्ट अ ट्रेस ऑफ प्लीडिंग इन, इस लेडी के वॉइस में एक तरह का रिक्वेस्ट था। स्क्रॉनी किड इन रेड शॉर्ट्स, और स्क्रॉनी का मतलब होता है मरियल, दुबला पतला, और वो हो गया। हाँ, एक और क्वेश्चन, डज नॉट हैव द सिमिलर मीनिंग, किसका मीनिंग स्क्रॉनी नहीं होता है।
गॉन्ट का मतलब कमजोर दुबला पतला, स्किनी का मतलब दुबला पतला, लीन का मतलब दुबला पतला। तुम स्किनी और लीन जानते होगे। गॉन्ट का भी वही मीनिंग होता है। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, हर बात पे नाखुश, उसको ग्रम्पी बोलते हैं। अब इन दोनों का कौन सा इंफॉर्मेशन अबाउट चार्ली केन सीम्स टू बी नॉट ट्रू, कौन सा इंफॉर्मेशन सही नहीं है उसके बारे में आपसे ये पूछ रहा है। और आप जरा ध्यान दीजिए कि आपसे हिज फिजिकल फीचर्स और एक सेंटेंस से दोनों क्वेश्चन निकाला है। ध्यान दीजिए। द स्टॉकी मैन, वो आदमी, वो चार्ली केन, भारी भरकम, इन हिज लेट 50s, वो 50 के दशक उम्र में 55 से ज्यादा था, विथ अ सैंडी ग्रे हेयर टाइड एट द नेप, उसका ग्रे हेयर था जो पॉनीटेल बनाया होता था, ऑफ हिज नेक, डिड नॉट लुक लाइक अ कोच, वो कोच की तरह नहीं दिखता था, एनी मोर देन ब्रायन, ये बच्चा, लुक लाइक अ नेचुरल रनर, मतलब ना तो ये लड़का भी नेचुरल रनर दिखाई पड़ता था, ना ही वो आदमी कोच की तरह दिखाई पड़ता था। और इसी से तुम्हारा दोनों क्वेश्चन बन रहा है। ना तो ब्रायन नेचुरल रनर की तरह लग रहा था और ना ही ये आदमी कोच की तरह दिखता था। नेक्स्ट, अगला कंप्रीहेंशन। अगले कंप्रीहेंशन में आप जरा 38 नंबर को देखिए। हाउ डू द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट रिएक्ट टू बजट सिक्रेसी, वो बजट सिक्रेसी, बजट के बारे में कि क्या होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उसके बारे में सिक्रेसी के बारे में वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और देखिए, ब्रिटेन वेयर ऑल्सो द सिस्टम हैज बीन स्ट्रांगली अटैक्ड बाय, यहां अटैक का दो मीनिंग होता है, एक आक्रमण करना और दूसरा आलोचना करना। तो उन्होंने आलोचना की है, तो नेचुरली आप आलोचना करने वाला स्टेटमेंट आप डाल दो। 39, रिचर्ड क्लार्क के बारे में क्या कहा जा सकता है, और रिचर्ड क्लार्क के बारे में क्या लिखा हुआ है। रिचर्ड क्लार्क, हु वॉज द ओरिजिनेटिंग जीनियस of nearly every important development in the British budgeting technique, वो ब्रिटिश बजटिंग टेक्निक के बारे के ओरिजिनेटिंग जीनियस थे, उन्होंने सारे टेक्निक से किए थे। हैज स्पोकन अबाउट द एब्यूज ऑफ बजट सिक्रेसी, उन्होंने भी बजट सिक्रेसी की आलोचना की थी। और अगर आप देखो तो कोई भी स्टेटमेंट सिवाय ए के और कुछ नहीं जा रहा है। वो मेंटेनेंस ऑफ सिक्रेसी नहीं बोल रहे हैं, डिटेक्शन ऑफ एब्यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एब्यूज ऑफ सिक्रेसी, नॉट ट्रांसपेरेंसी। ऑथर कैसा है, यहां लिखा हुआ है ऑथोरिटेरियन, एकदम कट्टर है अपने अप्रोच में, डेमोक्रेटिक आदमी है, वो सबको लेके, सबका प्रजातांत्रिक टाइप का इंसान है। अनअवेयर ऑफ इंडिया रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। और कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल टाइप का आदमी है, परंपरा जैसे चली आ रही है। तो वो डेमोक्रेटिक है ना, वो भी सिक्रेसी की आलोचना कर रहा है, वो चाह रहा है कि इसको सीक्रेट नहीं रखा जाए, ठीक है। एंड स्कूर्ज का मतलब, स्कूर्ज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमेशा एक एक श्राप की तरह है, आपको तंग करती है, परेशान करती है, अभिशाप जिसको बोलते हैं हम लोग। और वो मीनिंग आपका ऑप्शन में आप ध्यान दीजिए कि मैं एक जगह से, व्हिप का वही मीनिंग होता है,
मतलब ये कोई ऐसी चीज, विप का एक मतलब होता है कोड़ा, जिसको हम किसी को मारते हैं जिससे, और विप का दूसरा मीनिंग होता है परेशानी का कारण। नेक्स्ट, इंडिया का स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज नॉन वायलेंट बिकॉज, ये नॉन वायलेंट था, कारण क्या था? और आपके पास एक डैम्पेन वर्ड, एक विल्डिंग वर्ड, दो, और मेन फीचर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो ये तो तुम्हारा आराम से बन जाएगा। क्योंकि ये वायलेंट नहीं था, इसके चलते कट जाएगा। इट वॉज पैसिव, भाई रेवोल्यूशन है तो पैसिव हो नहीं सकता, और ये रूलर्स की मूर्खता पे डिपेंड करता था, ये नहीं है। तो तुम्हारा ये अर्ज ऑफ मासेज फॉर फ्रीडम, जनता चाह रही थी फ्रीडम, दो वर्ड देखिए। wielding of arms by a small minority of dedicated revolutionaries, कुछ डेडिकेटेड रेवोल्यूशनरी का छोटा सा ग्रुप हथियारों के बल पर, आर्म्स मतलब यहां पे हथियारों के बल पे, उसका डर दिखा के, और अगर आप देखो तो हथियारों का डर दिखाने वाला, आप हथियार जिसको बोलते हैं ना कि हथियार लहरा रहे थे न्यूज प्रभाव में, उन्होंने डर दिखा रहे थे, तो वो ब्रांडिशिंग होता है। गेटिंग दैट वर्ड इज ब्रांडिशिंग। और डैम्पेन का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना, और हतोत्साहित करने के लिए तुम्हारे पास डिप्रेस वर्ड है, डैम्प का ही एडजेक्टिव बना हुआ है, बट वो हतोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और यहां देखिए, अलाउड टू डैम्पेन और डिमोरलाइज द मेरियंस, उनको डिप्रेस करना है, डिमोरलाइज करने का नहीं था। द पीपुल वुड डिपेंड ऑन देयर कॉन्शियस स्ट्रेंथ टू फाइट, लोग डिपेंड कर रहे थे अपने मानसिक स्ट्रेंथ पे, टू फाइट द फॉरेन रूलर्स। दिस meant constant effort on the part of the leaders to be independence movement at raising the consciousness of the vast masses of common people, लोगों को के कंसासनेस को जागृत करना, एंड नॉट जस्ट ए स्मॉल सेक्शन ऑफ, छोटे से सेक्शन का नहीं, पूरे लोगों के। तो अब अगर आप इसका आंसर लो तो ये उनको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ था, उनको आर्म्स उठाने को मना किया हुआ था, द मासेज हैड नो मनी, तो तुमको तो डी ही लेना पड़ेगा ना। इट वॉज द कॉन्शियस स्ट्रेंथ ऑफ द मासेज, क्योंकि वो अपने कंससली उन्होंने नॉन वायलेंस चुना था। आपने बनाया, स्कोर कैसा रहा है जरूर बताइएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, अभी और भी होंगे टेस्ट, बताइएगा जरूर। चलिए, थैंक यू सर।